गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो पेज नंबर 322 हरियाणा वाले स्टूडेंट्स की क्लास है, फर्स्ट ईयर, पेपर नंबर 2। गुड मॉर्निंग योगिता, इशिका। बेसिस ऑफ उससे करना है ना, करिकुलम से। बेसिस ऑफ करिकुलम पेज 323 इन हिंदी एंड पेज नंबर 313 इन इंग्लिश। 323 इन हिंदी एंड 313 इन इंग्लिश। बेसिस ऑफ करिकुलम कि करिकुलम जो बनाते हैं उसका आधार क्या है बनाने का, किस आधार पे हम करिकुलम बनाते हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के बनाते हैं। ठीक है, तो पहला देखो इंग्लिश वाले, देखो पहले पेज नंबर क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखते हैं। 3 पॉइंट्स गिवन हो है आपको पेज उसी पे 313 पे 313 पे। सक्सेसफुल लर्नर्स हु एंजॉय लर्निंग मेक प्रोग्रेस एंड अचीव। उसके बाद है कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल और तीसरा है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। हिंदी में 330। हाँ योगिता, बीच का टॉपिक छूटा हुआ है, बेसिस ऑफ करिकुलम, वो कराना है। आगे का मुझे पता है हो गया, ये वाला टॉपिक छूटा हुआ है करिकुलम वाले में से। तो 3 तरीके के लोग हमें चाहिए, ऐसा करिकुलम हमें बनाना है कि बच्चे सक्सेसफुल लर्नर्स बन सकें, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बन सकें और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। उसी के कुछ पॉइंटर्स नीचे भी गिवन है उसी में। नेक्स्ट पेज से देखो क्या क्या बेसिस हैं। तो पहला है फिलोसफिकल बेस, हिंदी में भी होगा ये, देखो पेज नंबर 324 पे होगा शायद। दार्शनिक विचार दिख गया 324 पे, कि दार्शनिक विचार कि हमारा दर्शन क्या कहता है। अलग अलग जो भी दर्शन थे, नेचुरलिज्म हो गया, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म हो गया, आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, ये सब लोग क्या कहते थे। जैसे नेचुरलिज्म है फॉर एग्जांपल, तो नेचुरलिज्म के सपोर्टर्स हो गए आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ये करा है ना हमने, इसी बुक में किया था ना। तो वही है फिलोसफिकल बेसिस, वही सेम है आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म, कि उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। जैसे नेचुरलिज्म है वो कहते हैं कि बच्चों को आज़ादी दो, रियलिज्म है वो कहते हैं ज्ञान पे फोकस करो, तो प्रैग्मेटिज्म है वो कहते हैं प्रोग्रेसिव नॉलेज पे फोकस करो, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो। तो वही है कि फिलोसफिकल बेस हमारा दर्शन क्या कहता है, उनके बेसिस के आधार पर। नेक्स्ट है पॉलिटिकल बेस। फिलोसफिकल देखो अलग अलग एक्सप्लेन भी किया हुआ है हिंदी में। पहला हो गया आइडियलिज्म और ये, फिर दूसरा हो गया नेचुरलिज्म एंड करिकुलम, नेचुरलिज्म क्या कहता है, आइडियलिज्म क्या कहता है, प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम हो गया, रियलिज्म एंड करिकुलम। ये बहुत एक्सपैंड करके दिया हुआ है, इसको बस एक एक लाइन आपको समझ आनी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब है पॉलिटिकल बेस। पॉलिटिकल बेस है हिंदी में, हिंदी वाले लिख लो, हिंदी में नहीं है पॉलिटिकल बेस। पॉलिटिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, राजनीतिक आधार करिकुलम का, राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार, तो राजनीति कैसे कैसे असर डालेगी यानी कि करिकुलम पे, राजनीति कैसे कैसे असर डालेगी। जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिफर करती है ये चीज़ें। कोई गवर्नमेंट कहती है हमें ये चीज़ चाहिए, ऐसी बिल्डिंग्स होनी चाहिए, वैसी बिल्डिंग्स होनी चाहिए, ऐसे ऐसे हम हायर करेंगे लोगों को। हायर यानी कि रिक्रूटमेंट होती है ना, एग्जाम होते हैं जब टीचर्स। हरियाणा कैसे कैसे हम हायर करेंगे लोगों को, सबके अपने अपने होते हैं। हर गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से चीज़ें करती है कि कोई कहता है हम ये स्कीम लेके आएंगे, जैसे अभी नई नई चीज़ें चल रही है सब, तो इलेक्शन और ये सब, तो कोई गवर्नमेंट कुछ दावा करती है इलेक्शन से पहले कि हम ये करेंगे, हम बच्चों को लैपटॉप्स बांटेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये है पॉलिटिकल बेसिस जो करिकुलम पे असर डालता है पूरा पूरा। फिर है इकोनॉमिक बेसिस, आर्थिक आधार। आर्थिक आधार भी नहीं है, हिंदी में लिख लो आर्थिक आधार। ये थर्ड और सेकंड और थर्ड हो गया। ये पहला तो वो हो गया ना दर्शन वाला, पहला तो दर्शन वाला है। आर्थिक आधार हो गया कि कहाँ कहाँ से फंडिंग्स मिलनी है, पैसे से रिलेटेड हो गया, कहाँ से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कितने पैसे लगाएगी एजुकेशन में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितने पैसे लगाएगी, कितने इन्वेस्टमेंट्स होंगे, कितने इन्वेस्टर्स होंगे इस चीज़ को लेके, कौन कैसे, किन एजुकेशन में भी किस किस फील्ड में पैसे लगने हैं, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में कितने लगने हैं, हायर एजुकेशन में कितने लगने हैं, रिसर्च वर्क में कितने पैसे जाने हैं, वो हो गया आपका इकोनॉमिक बेसिस। तो इकोनॉमिक बेसिस किस चीज़ को ध्यान में रखकर किया जाता है कि ये एक तरीके का क्या है, इन्वेस्टमेंट है, एक तरीके का क्या है, निवेश, जो कि हमें बाद में क्या देगा, रिटर्न।
जैसे पैसों को इन्वेस्ट करते हैं ना अलग अलग जगह पे कि हमने ये फंड में लगा दिया या उस शेयर में लगा दिए कि हमें अच्छा रिटर्न मिले, ये सोच के लगाते हैं। तो ऐसे ही आर्थिक आधार यही है कि हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करें, ऐसी जगह अच्छे जगह पैसे इन्वेस्ट करें कि जब हमें रिटर्न अच्छा मिले। जैसे आप सब भी कोर्स कर रहे हैं या हम सब ने भी कोर्स किए हैं, तो हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कोर्स करने से पहले कि जहां हम अपने पैसे लगाने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, लीगल है कि नहीं है, यहाँ से हम कोर्स कर रहे हैं ये कहीं इलीगल तो नहीं है। तो हर चीज़ का ध्यान में रखते हैं ना। वही गवर्नमेंट भी या जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं पैसे लगाते हैं एजुकेशन में, वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आगे चल के जो भी बच्चा बढ़िया बने, अच्छा सिटीजन बने, वो हमें रिटर्न अच्छा दे। रिटर्न कैसे देते हैं? एक तरीके से अच्छा सिटीजन बन जाएगा, अच्छी जॉब करने लगेगा, टैक्स पे करेगा ना, तो वो एक तरीके का क्या हो जाएगा? रिटर्न। कंट्री उसकी वजह से सक्सेसफुल होगी तो वो एक तरीके का क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल बेसिस, तकनीकी आधार। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल बेसिस। तो तकनीक को ध्यान में रख के करिकुलम बनाया जाता है कि आजकल की जो लाइफ है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। अगर करिकुलम ऐसा नहीं हुआ तो कोई फायदेमंद नहीं। जैसे कोरोना के टाइम बिल्कुल सब बंद था, अगर टेक्नोलॉजी को आधार मान के करिकुलम नहीं होता तो ये ऑनलाइन क्लास, ये क्लास, वो क्लास, बिल्कुल ही जो लिंक है वो टूट जाता, बिल्कुल ही लिंक टूट जाता। माना बच्चों ने नहीं करी है ऑनलाइन स्टडीज़, बहुत कम बच्चों ने करी होगी ऑनलाइन स्टडीज़, लेकिन फिर भी एक लिंक तो बना हुआ था ना कहीं पढ़ाई से, तो वो लिंक बिल्कुल टूट जाता अगर टेक्नोलॉजी का आधार नहीं होता तो। फिर है सोशल बेस, सामाजिक आधार। सामाजिक आधार में आ गया आपका पूरा कल्चर आ गया, पूरे कस्टम्स आ गए, इन सबको आधार मान के करिकुलम बनाया जाता है। जैसे इंडिया का जैसा कल्चर है, जैसी ज़रूरत है, जैसे साउथ इंडिया में अगर लिया जाए तो वहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, हिंदी नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज कुछ और है, वहाँ पे उस लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, तो वहाँ का आधार जो है उस तरीके से चीज़ें चलती हैं। फिर है साइकोलॉजिकल बेसिस, यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक में क्या क्या चीज़ें आ गई बताओ? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आ गई? साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, लास्ट क्लास में भी शायद मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। साइकोलॉजी पढ़ते हैं सब, साइकोलॉजी। हाँ, नहीं, बच्चों के एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, एज, जेंडर, क्लास, इन सबको ध्यान में रख के करिकुलम डिसाइड करना, इन सबको ध्यान में रख के करिकुलम डिसाइड करना, यानी कि एक तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के। फिर है सोशलॉजिकल बेस, वही सेम है सोशल वाले में जो था। तो ये सारे हो गए आपके आधार। 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, बेसिस ऑफ करिकुलम वाला। नीड एंड इम्पोर्टेंस हो गया था ना, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन भी हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ अब डायरेक्ट। इसमें ये रह गया NP 1986, पेज नंबर 336 हिंदी, 336 हिंदी। इंग्लिश में नहीं है ये NP वाला, देखो एक बार। नहीं है ना इंग्लिश में? 1986 का कोर करिकुलम गिवन है इंग्लिश में? नहीं है। इंग्लिश में 52 to 53 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के हिसाब से गिवन है, अलग अलग गिवन है दोनों बुक्स में। और कोठारी कमीशन 1964 to 66। 86 वाला नहीं गिवन। पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखो 86 वाला कि कोर करिकुलम क्या है 1986 की जो NP पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। तो कोर करिकुलम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई उसी टाइम पे, जो करिकुलम जब ये नई पॉलिसी आई थी उस टाइम पे, तो एक बात हुई थी SUPW नाम से, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। इसकी फुल फॉर्म है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। तो सारी पढ़ाई को, खास करके 9th 10th या बड़ी क्लासेस की जो पढ़ाई थी उसको कहा गया कि ऐसा यूजफुल बनाया जाए, समाज के अनुसार यूजफुल बनाया जाए ताकि बच्चे क्या हो, प्रोडक्टिव कुछ काम कर सके आगे चल के। यानी कि एक तरीके से अपनी जो जीवन यापन है, जिंदगी है, लाइवलीहुड है, कमा सकें और खा सकें, ऐसा कुछ काम उन्हें, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि आगे चल के बेकार ना हो जाए। यानी कि 12th तक पढ़ लिए बच्चे और बच्चों को कुछ आता ही नहीं, स्किल्स नहीं है यानी कि उनके अंदर, तो ऐसा कुछ काम सिखाया जाए, सोशली यूजफुल हो, समाज में
यूज़फुल हो उसका कुछ ना यूज़ हो उसका कुछ ना कुछ। देखो हिंदी की बुक में मेंशन भी है ये 337 पेज पे सेकंड स्टैंजा में है, देखो दिख गया होगा आपको, SUPW मिल गया। सामाजिक दृष्टि से लाभदायक कार्य, सोशली यूजफुल प्रोडक्शन वर्क लिखा हुआ है, प्रोडक्टिव वर्क भी बोल सकते हो आप इसे। तो मेन सब्जेक्ट्स ऑफ कोर करिकुलम मार्क कर लो। मेन सब्जेक्ट्स, मेन यानी कि एक तरीके से कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, लैंग्वेज हो गया, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सोशल स्टडीज, मैथ्स, क्राफ्ट कला कौशल, सामान्य विज्ञान, सोशल साइंस और गार्डनिंग। उस टाइम के 1986 की पॉलिसी के हिसाब से ये सारे थे मेन सब्जेक्ट्स। इनके एलिमेंट्स यानी कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तत्व होने चाहिए कि बच्चों को इतिहास अगर पढ़ा रहे हैं तो उन्हें आंदोलनकारी जितने भी थे फ्रीडम फाइटर्स उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, उनके बारे में डिटेलिंग पता होनी चाहिए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आंदोलन लड़े, किस में फेल हुए किस में पास हुए, इन सब चीज़ों के बारे में उनके लिए श्रद्धा हो, सम्मान हो। नेक्स्ट और क्या हो, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो, ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। फिर है स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए बच्चों को, जेंडर इक्वालिटी के बारे में पढ़ाना है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, देखो पेज 338 पे फोर्थ पॉइंट में आ गया, जनसंख्या वृद्धि के कारण और उनके प्रभाव, पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है उसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए और उसके क्या इल इफेक्ट्स हैं, खराब इफेक्ट्स क्या हैं जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके बारे में। फिर है बच्चों के अंदर स्नेह, प्रेम, सम्मान, श्रद्धा जैसे भाव उत्पन्न करना, बच्चों को प्रजातंत्र, धर्म निरपेक्षता, इन सब के बारे में पढ़ाना। पर्यावरण रक्षा के बारे में, इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी के बारे में, इन्वायरमेंट एक इशू तब से ही है तो इन्वायरमेंट के बारे में बच्चों को पढ़ाना। आधुनिक समाज के विकास में कौन कौन सी बाधाएं हैं उस बारे में बताना। संवैधानिक दायित्वों की जानकारी देना यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं बच्चों की, उस बारे में उन्हें बताना। और स्कूली शिक्षा में, इस नई शिक्षा प्रणाली में 10th पॉइंट में देखो, नई शिक्षा प्रणाली में स्कूली शिक्षा तक विज्ञान शिक्षा की अनिवार्य रखा गया, यानी कि 10+2+3 वाला जो सिस्टम था उसमें अप टू 10th साइंस को कंपलसरी कर दिया गया, अप टू 10th साइंस को कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य रखा गया कि इतना हमें बच्चों को साइंस पढ़ाना है इस क्लास तक। साइलेंट फीचर्स देखो, मुख्य विशेषताएं इसमें क्या क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, वही सेम पॉइंट्स है जो सारे लोग यही सेम पॉइंट्स बोलते हैं। स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस जो इसी से कनेक्टेड है, लर्निंग एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, प्रोविजन ऑफ लिबर्टी होनी चाहिए, हार्मोनी ऑफ सब्जेक्ट्स यानी कि आपस में सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हों, आपस में सब्जेक्ट्स क्या हो, कनेक्टेड हों। तो ये हैं लिमिटेशंस। देखो इसकी इंपॉर्टेंस तो इसी से आपको पता लग गई होगी कि इस पे ध्यान दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा, तो ये इंपॉर्टेंट ही है। लेकिन लिमिटेशन क्या है इसमें कि इतना सब कुछ करने के बावजूद जो करिकुलम था वो निरस ही रह गया। निरस यानी कि बच्चे इंजॉय नहीं कर पा रहे थे उसको। निरस हो जाने का मतलब कि बच्चे इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, बर्डन की तरह ही लग रहा था। फिर भी ये इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे करिकुलम, इतने सारी चीज़ें, वो एक बर्डन की तरह ही काम कर रहा था। निरसता एज इट इज़ थी जो पहले से चली आ रही थी। उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा देखो दिन प्रतिदिन जो समाज में बदलाव आते रहते हैं उसके लिए करिकुलम रेडी नहीं था। डे टू डे लाइफ में जो चेंजेस आते रहते हैं उसके लिए करिकुलम रेडी नहीं था। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। सिर्फ और सिर्फ बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की बात की जा रही थी। इसमें बौद्धिक विकास पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तो ये थी इसमें। अब देखो निर्धारित समय के लिए एक टैबुलर फॉर्म बनी हुई है आपकी कि बच्चों को पहली और दूसरी कक्षा में 341 पेज पे देखो, पहली और दूसरी कक्षा में कितना निर्धारित समय देना है हिंदी में 341 पेज पे, कि बच्चों को पहली और दूसरी कक्षा में कितना कितना समय देना और तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा में कितना कितना समय। तो देखो पहली और दूसरी में भाषा में यानी कि मातृभाषा सिखाने के लिए 30% टाइम, क्लासरूम का 30% टाइम लैंग्वेज सिखाओ, 20% टाइम गणित सिखाओ और ईवीएस सिखाओ 15% टाइम, फिर कथाएं सुनाओ उन्हें 10% जो टाइम बचा, कार्य अनुभव या SUPW 10% टाइम इसको दिया गया और स्वास्थ्य शिक्षा और खेल के बारे में 10%। तो टोटल 100% जो टाइम है उसको कैसे कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में भी इसमें एग्जैक्टली बताया गया है। और
तीसरी चौथी और पांचवी का भी इसमें दिया हुआ है। देखो भाषा, 2 भाषा आ जाएगी तीसरी चौथी में, तो इसमें दूसरी भाषा इंट्रोड्यूस हो गई, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ एक भाषा कर रहे हैं बच्चे जो उनकी मातृभाषा है। जैसे ही बच्चे 3rd क्लास में आए सेकेंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई, उनकी सेकेंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई, उसको भी 10% टाइम देना है, और बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं, उसको भी 10% टाइम देना है। तो ये है आपकी 1986 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इंग्लिश में 1986 की ना दे के इन्होंने 1952 to 53 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो था आपका SEC, उसके अकॉर्डिंग दे रखा है, और कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग दे रखा है। 2 तरीके से दे रखा है इंग्लिश की बुक में, SEC 1952 to 53 और कोठारी कमीशन 64 to 66। इसमें 2 अलग अलग तरीके से दे रखा है। तो 1952 ये पेज 316 पे मार्क करो। सबसे पहले इन्होंने क्या क्या डिफेक्ट्स निकाले, सबसे पहले डिफेक्ट्स निकालेंगे जब भी उसके लिए इंप्रूवमेंट के लिए काम करेंगे। तो इन्होंने डिफेक्ट्स बताए क्या क्या, कि करिकुलम नैरोली कंसीव्ड है, यानी कि बहुत नैरो फॉर्म इसकी समझी जाती है, करिकुलम की बहुत संकीर्ण समझा जाता है इसे। फिर है बुकिश और थ्योरेटिकल है। 52 to 53 की बात है, सोचो उस टाइम भी यही पॉइंट्स है और आज भी यही पॉइंट्स ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट, बदलाव ज़्यादा कुछ आया नहीं। एक्टिविटीज़ की बात होती है आज, लेकिन फिर भी थ्योरी आपने भी सबने 10th पास करी है, 12th पास करी है, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहा है, थ्योरी पे, पढ़ाई पे, बोर्ड एग्जाम, ये एग्जाम वो एग्जाम, चाहे कितनी एक्टिविटीज़ की बात होने लगी हो आज, लेकिन जो आज से इतने साल पहले थी वही 70 साल पहले करीबन, है ना, वही चीज़ें आज भी चल रही हैं। देखो इट इज़ ओवर क्राउडेड, कि ओवर क्राउडेड है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर सब सब्जेक्ट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, इतने सारे, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। उसके बाद क्या है, टू मच एग्जामिनेशन, टू मच डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के ऊपर बहुत फोकस, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर कोई फोकस नहीं। ये इनके थे डिफेक्ट्स जो इन्होंने बताए। उसके बाद इन्होंने किन चीज़ों पे स्ट्रेस दिया, देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, किन चीज़ों पे स्ट्रेस दिया। इन्होंने बोला कि अब देखो जो डिफेक्ट्स है उन्हीं चीज़ों पे ये स्ट्रेस देंगे, पॉइंट्स नहीं भी पढ़ोगे आपको समझ आ जाएंगे। देखो डिफेक्ट्स क्या थे, बुकिश और थ्योरेटिकल है तो उसको प्रैक्टिकल बनाया जाए, टेक्निकल और वोकेशनल सब्जेक्ट्स नहीं है वो इंक्लूड करे जाए, ओवर क्राउडेड है, सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं तो सब्जेक्ट्स में से जो फालतू चीज़ें उन्हें हटाई जाए तो ओवर क्राउडेडनेस हट जाएगी। तो वो जो चीज़ें हैं प्रॉब्लम्स वही आगे चल के सॉल्यूशन है। जो प्रोडक्ट सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क की बात की थी ना 1986 में, वहीं से यहीं से स्टार्ट हो गई थी कि बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा सिखाया जाए जिससे आगे चल के वो अच्छा जीवन जी सके। अब नेक्स्ट देखो सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, लैंग्वेज, सोशल साइंस, जनरल साइंस, वही सब्जेक्ट्स हैं इसमें। हायर सेकेंडरी के देखो, हायर सेकेंडरी में लैंग्वेज, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़ और क्राफ्ट। उसके बाद इनमें से कुछ चूज़ करना है हायर सेकेंडरी में, जैसे ह्यूमैनिटीज़ और साइंस आप चूज़ करते हैं ना 3 स्ट्रीम, तो उस टाइम देखो क्या क्या था, ह्यूमैनिटीज, साइंटिफिक, टेक्निकल, वोकेशनल, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, ये सारी चीज़ें हैं। अब है नेक्स्ट, ये तो हो गया SEC की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन जब आया तो बहुत सारे चेंजेस हुए उस टाइम, बहुत सारे चेंजेस। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ वो था 10+2+3 का चेंज जो आया, जो सिस्टम आज तक जो चल रहा है, अभी तो बदला नहीं है, बदल जाना चाहिए था, अभी तक 2020 की जो पॉलिसी नहीं आई है अभी नहीं बदला है, लेकिन अभी तक यही चल रहा है 10+2+3, ये एक बड़ा चेंज ये लेके आए। उसके अलावा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कैसे, कि एक मातृभाषा, ठीक है, दूसरी अन्य भाषा भारत की, जो अन्य भाषा भारत की, और तीसरी ज़्यादा करके इंग्लिश ही होती थी हर जगह, तीसरी इंग्लिश। ये हो गई नॉर्थ इंडिया के साइड की 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। साउथ इंडिया साइड का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था, एक उनकी मातृभाषा, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, या जो भी उनकी मातृभाषा है वो, दूसरी हिंदी पे फोकस करते थे कि दूसरी हिंदी होनी चाहिए, और तीसरी वही इंग्लिश। लेकिन इसका फ़ायदा इतना नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि जो भी साउथ इंडियन कंट्रीज़ थी या नॉन हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज़ थी, स्टेट्स थे, नॉन हिंदी स्पीकिंग जितने भी स्टेट्स थे उन्होंने हिंदी को नहीं एक्सेप्ट किया। वो कहते थे कि जो हमारी मातृभाषा है हम उसे पढ़ेंगे। तो इसके कारण क्या रह गया, जो भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे वहाँ पे सिर्फ 2 लैंग्वेज ही पढ़ पा रहे थे बच्चे,
ज़्यादा करके 2 ही भाषा वहाँ पे पढ़ पा रहे थे, एक तो उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेज और दूसरी इंग्लिश। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ नहीं थी, नॉर्थ इंडिया में तीनों भाषा फॉलो हो रही थी। बचपन में एक हिंदी, फिर इंग्लिश भी साथ साथ चल रही थी, और उसके अलावा 6th क्लास में एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होती थी, संस्कृत ले लो या पंजाबी ले लो, आजकल तो फॉरेन लैंग्वेजेस भी है, स्पेनिश ले लो, फ्रेंच ले लो, जर्मन ले लो, जो आपको लेनी है। तो यही था आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो हमने भी पढ़ा है जो, लेकिन जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे वहाँ ये चीज़ें फॉलो नहीं हो पा रही थी। उसके अलावा इसमें और क्या था इनके सजेशंस में, देखो ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसमें गिवन भी है, यहाँ पे मार्क कर लो अगर मार्क करना है तो, जहाँ पे पेज 318 पे एनी 2 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग एनी मॉडर्न, नीचे जहाँ पॉइंट 1 लिखा है दिख रहा है वहीं पे, एनी 2 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, एनी मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज एंड एनी क्लासिकल लैंग्वेज। उसके अलावा 3 सब्जेक्ट्स इसमें से चूज करने, एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस देना, सोशल सर्विस और फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट और स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल और मोरल लैंग्वेज। मोरल तभी से इंट्रोड्यूस है, मोरल की एक पतली सी बुक लगी होगी सबकी स्कूल में, मोरल एजुकेशन की, बहुत स्कूल्स में लगी रहती थी। मोरल एजुकेशन की कहानियाँ टीचर्स, जीके वाली मैम खास करके करा देती थी, वो जो टीचर जनरल नॉलेज पढ़ाती थी वही मोरल एजुकेशन भी पढ़ाती थी, एक एक स्टोरी करा दी डेली बच्चों को कुछ मोरल एजुकेशन देने के लिए। तो वो यहीं से स्टार्ट हुआ था 1964 to 66 से, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। फिर है आपका ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक। नेक्स्ट आ जाओ 4.6 टॉपिक पे, नॉलेज एंड पावर, रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ नॉलेज ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड जेंडर इश्यूज ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। ये पूरा टॉपिक है आपका। ज्ञान तथा सामर्थ्य, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक के विभिन्न सामाजिक समूह, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो जेंडर इक्वालिटी से रिलेट किया गया है, ईजी है, सिर्फ हेडिंग मुश्किल लग रही है इसकी, लेकिन ईजी टॉपिक है। इसमें ये बताया गया है, देखो पहला देखो नीचे पेज, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स देखो 324 पेज पे, 324 पे सबसे लास्ट में जेंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इन टेक्स्ट बुक। तो पहले क्या होता था, आज से लगा लो 20-30 साल पहले या 30-35 साल पहले क्या होता था, जेंडर रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा बुक्स में होता था, एनसीईआरटी या जो भी बुक्स होती थी, कि जैसे जो हीरो वाली इमेज है ना, हीरो वाली इमेज वो हमेशा बॉय की दिखाई जाती थी, कि इस बॉय ने उस लड़की की जान बचाई, वो लड़की नदी में डूब रही थी, कोई इंग्लिश हिंदी की स्टोरी हो मान लो, तो उसमें दिखाया जाता था नदी में लड़की डूब रही है, लड़के ने बचाया, ऐसे करके। तो जो हीरो वाली इमेज रहती थी ना वो बॉय की दिखाई जाती थी हमेशा। तो यहीं से जेंडर इनइक्वालिटी शुरू होने लगती थी। ये बात एनसीईआरटी ने और बाकी जितनी भी एजेंसीज थी ना, उन्होंने बाद में रियलाइज की कि बुक्स में भी बहुत डिफेक्ट है, बुक्स में भी बहुत डिफेक्ट है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो खराब दिखाई जा रही है। सोसाइटी में गर्ल की इमेज क्या दिखाई जा रही है, बहुत उसको बोलते हैं ना कमज़ोर, बहुत वीक दिखाई जा रही है, कि लड़कियां क्या हैं, वीक हैं। और इससे रिलेटेड और इमेजेस दिखाई जाती थी, जैसे कोई स्टोरी है तो उसमें घर की इमेज कोई अगर आ रही है बुक में, तो उसमें दिखाया जाता था किचन में मदर काम कर रही है, हमेशा हर साल यही होता था, हर बुक्स में यही होता था। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी को क्या करता था, बढ़ाता था। इससे क्या होता था, बच्चों की इमेज बनती थी कि किचन में तो मम्मा ही काम कर रही हैं, किचन में तो मदर ही काम कर रही है, तो वो इमेज डेवलप होने लगती थी। ये था टेक्स्ट बुक में जो आया, जो मतलब जेंडर और सेक्स को लेके कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा बुक से। जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है पता है किसी को, पढ़ाया था पहले कभी? जेंडर और सेक्स में 2 वर्ड्स पता है सबको, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? दोनों को लिंग बोलते हैं ना हिंदी में, लिंग। क्या डिफरेंस होता है बताओ, या डिफरेंस नहीं होता तो वो भी बताओ, अगर डिफरेंस नहीं होता तो वो भी बता सकते हो, सोचो। नहीं पता, कुछ भी, थोड़ा कुछ भी हो बताओ, गलत ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा ठीक है, ओके। और सेक्स में दोबारा बोलो, सुनाई नहीं दिया। तो मतलब डिफरेंस नहीं है एक तरीके से। अच्छा और बताओ, कोई ऐसा है जो कह रहा है डिफरेंस है, या कुछ भी है माइंड में इन दोनों वर्ड्स को लेके, क्या है थ्योरी आपके माइंड में, वो जानना चाह रही हूँ मैं।
हाँ जी बॉयज। जेंडर में मेल और फीमेल होता है, सेक्स में एलजीबीटी। ओके ठीक है। हाँ जी लास्ट बेंचर्स, कुछ भी कोई भी नॉलेज हो इन दोनों वर्ड्स को लेके, कोई भी कॉन्सेप्ट चल रहा हो माइंड में, क्या होता है जेंडर और सेक्स? अच्छा, तो अदर्स को अगर ला रहे हैं तो वो इसी में क्यों नहीं ले आए, अलग से क्यों वर्ड इंट्रोड्यूस किया? आप सबका ये कहना है ना, मोस्टली बच्चों का ये कहना है। देखो क्या है, हाँ जी अंजलि, जेंडर मानसिक रूप से एंड क्या लिखा है उसके नीचे, इसका भी पढ़ ले ऑनलाइन भी बच्चों का। सेक्स शारीरिक रूप से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, थोड़ा वर्ड्स आगे पीछे हो गए लेकिन बिल्कुल सही जवाब है। देखो जो सेक्स है ये बायोलॉजिकल है, यानी कि जैसे हम पैदा हुए हैं, या एज अ मेल पैदा हुए हैं, या एज अ फीमेल पैदा हुए हैं, या होमोसेक्सुअल हैं, जिस भी तरीके के हैं वो बायोलॉजिकल है, जैसा हमारा जन्म हुआ है। लेकिन जेंडर क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। जेंडर क्या है, समाज के द्वारा बनाया गया है। समाज के द्वारा कैसे बनाया गया है कि ये काम, घर में काम करना महिलाओं का काम है, तो वो है जेंडर जो बनाया गया है। बाहर जाके कमाना पुरुषों का काम है, वो है जेंडर। वो समाज ने बनाया है ना, पहले से तो ऐसा नहीं था, पहले से ऐसा नहीं था, हमारे समाज के द्वारा ये चीजें बनाई गई हैं, तो इसको बोला जाता है जेंडर। और जो हम जैसे पैदा हुए हैं, बायोलॉजिकल जैविक रूप से हम जैसे हैं, उसको बोला जाता है सेक्स। ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है सेक्स और जेंडर में। ये समाज के द्वारा बनाया गया है नियम, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब तो खैर टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, साइंस इतना डेवलप हो गया, इसको भी चेंज कर लेते हैं लोग, लेकिन जनरल तौर पे देखा जाता है इट कांट बी चेंज्ड, इसे हम नहीं चेंज कर सकते। लेकिन जो जेंडर रोल्स हमारी सोसाइटी डिस्क्राइब, जो हमारी सोसाइटी ने बनाए थे पहले, अब तो चेंज होने लगे हैं, जो हमारी समाज ने बनाए थे पहले कि मैंने घर में औरतें काम करेंगी, बाहर जाके पुरुष काम करेंगे, अब ये जेंडर रोल्स चेंज होने लगे हैं ना, जेंडर रोल चेंज होने लगे, बाहर भी औरतें जाने लगी, घर में भी पुरुष काम करने लगे हैं। तो ये है जेंडर जो समाज के द्वारा बनाया गया है, तो इसी को बोलते हैं जेंडर। और इसमें अब देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, 325 पेज पे सेकंड स्टैंजा देखो, 325 पे इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम, 325 पेज पे सेकंड स्टैंजा, इट इज कॉमन फॉर सेक्स एंड जेंडर टू बी कंफ्यूज्ड, लिखा है biological difference between the sexes are the basis on which social differentiation of masculine and feminine is naturalized and it is then considered beyond schools। यही 3 लाइन मार्क कर लो, इससे आपको समझ आएगा कि बायोलॉजिकल डिफरेंस जो है सेक्स में, वो ही इसका आधार बनता है कि हम कौन सा जेंडर रोल प्ले करेंगे। अगर फीमेल है तो कौन सा जेंडर रोल होगा उसके लिए, और मेल है तो कौन सा जेंडर रोल होगा। ये हमारे माइंड में है, देखो ये मानसिक तौर से है, देखा जाए तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये काम ये इसी जेंडर वालों को करना है, लेकिन ये चीज़ें क्या होती है, जनरली फिक्स्ड होती हैं, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, फिक्स्ड है ये, जो जैसा है पैदा जैसा हुआ है वो वैसा ही रहता है। नेक्स्ट देखो जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन। तो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड सबसे पहले किसने काम किया, यूनेस्को ने इस चीज़ के लिए कदम बढ़ाया। यूनेस्को अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन इन 1960। 1960 में सबसे पहले यूनेस्को ने इसके लिए कदम उठाया, जो डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हो रहा है महिलाओं में और पुरुषों के बीच, उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। उसके बाद अलग अलग एजेंसीज आती चली गई, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन, डाकर फ्रेमवर्क, अलग अलग जितने भी थे वो आते गए। फिर है रीजंस ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी। देखो जो जेंडर के बीच आपस में जो ये है डिस्क्रिमिनेशन और ये भेदभाव जो है, उसके रीजंस क्या हैं, उसके रीजंस है कि पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन सिंस दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट्स बेनिफिट्स। बच्चे और पेरेंट्स उसके फ़ायदे नहीं समझ पाते, इसलिए वो एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट, उसी के आगे जो लाइन लिखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पेरेंट्स और बच्चे देखते हैं पढ़े लिखे लोग भी अनएम्प्लॉयड हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आज के संदर्भ में, आज के कंटेक्स्ट में है बिल्कुल, कि जब पेरेंट्स और बच्चे देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी तो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं और जो इलिटरेट हैं वो भी काम धंधा कर रहे हैं, तो जब उन्हें दिख रहा है कि इलिटरेट होके भी हम काम धंधा कर सकते हैं और पढ़े लिखे होके भी हम अनएम्प्लॉयड घूम सकते हैं, तो क्या फ़ायदा है फिर पढ़ाई लिखाई का। बहुत बड़ा रीज़न है, आज के ज़माने में तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसलिए भी बच्चे और पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होते कि क्या करना है स्कूल भेज के। उसके अलावा है करिकुलम ज़्यादा करके अर्बन ओरिएंटेड, यानी कि शहरी क्षेत्रों के हिसाब से होता है, गांव के क्षेत्रों के हिसाब से नहीं होता, एनवायरनमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए भी पेरेंट्स नहीं भेजते। तो ये सब है इसमें। फिर है जेंडर वाइज एंड टेक्स्ट बुक होल्ड्स गर्ल्स अचीवमेंट, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि टेक्स्ट बुक में कैसे कैसे जेंडर बाइसनेस होती है। इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। खैर अब एनसीईआरटी ने बहुत इसके लिए काम किया है, जो टेक्स्ट बुक में जेंडर इनइक्वालिटीज़ होती है ना, उसको एनसीईआरटी ने बहुत रिवाइज़ किया, बुक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ा और रिवाइज़ करते हुए चले गए। ऐसा नहीं है एक बार में सारी जेंडर इनइक्वालिटीज़ हट गई बुक में से, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें अब की आप बुक उठा के देख लीजिए, अब की आपकी बुक में कोई आपको जेंडर इनइक्वालिटी नहीं दिखेगी। लेकिन आज से यही 20-25 साल पहले की अगर आप बुक उठा के देखेंगे ना, आपको जेंडर इनइक्वालिटी दिख जाएगी। एनसीईआरटी ने बहुत इसके लिए काम किया और चीज़ें सक्सेसफुल भी हुई। तो यही इसके अंदर गिवन है। हिंदी में देखो, अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, अलग है टॉपिक ही अलग कर दिया गया है हिंदी में कुछ। हिंदी में है क्वेश्चन, सोशल फैक्टर्स बताने हैं सबसे पहले कि सामाजिक क्या क्या कारक हैं, सामाजिक क्या क्या तत्व हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट में असर डालते हैं। इसमें से सिर्फ आप मार्क कर लो। पेज 346 पे शैक्षिक समाजशास्त्र के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य लिखे होंगे, 6 उद्देश्य हैं, इनको मार्क कर लो कि सोशल डेवलपमेंट से क्या समझ आता है। सामाजिक गुणों का विकास हो बच्चों के अंदर, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास हो, सामाजिक विकास और विश्व कल्याण की भावना जागृत हो, अच्छे नागरिक बने, जीविकोपार्जन की शिक्षा मिले यानी कि लाइवलीहुड जी सके, अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश का समय का क्या मतलब है, खाली टाइम का अच्छे से यूज़ कर सकें, इसको बोला जाता है। और इसमें से अब आपको करना है पेज 348 पे आ जाओ। पेज 348 पे द वाला पॉइंट गिवन है ना, सामाजिक संस्थाओं एवं परिवर्तनों का पाठ्यक्रम विकास पर प्रभाव, ये वाले पॉइंटर्स आपको करने हैं। पॉइंट 1 है कि सबसे पहले परिवार है वो असर डालती है करिकुलम डेवलपमेंट पे, परिवार सबसे पहले असर डालता है। उसके बाद है नेक्स्ट कम्युनिटी, एंड परिवार से निकले तो कहाँ पहुँचे, समाज में पहुँचे, कम्युनिटी में पहुँचे, कम्युनिटी असर डालेगा। फिर उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन एंड करिकुलम, इसमें एक लाइन मार्क कर लो, इसमें कम्युनिटी वाले में एंड करिकुलम में इंपॉर्टेंट जो है इसकी लास्ट लाइन है इसी पॉइंट की, जहाँ पे दिया हुआ है इसी प्रकार ओटावे के शब्दों में, दिख गया सबको। पॉइंट 2 में पेज 349 पॉइंट नंबर 2 उसकी थर्ड लास्ट लाइन, ओटावे के अनुसार, ओटावे क्या बोलते हैं, शैक्षणिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का अनुकरण करता है। शिक्षा में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होता। बहुत सही बात है कि जब तक हमारा समाज नहीं बदलेगा, समाज अगर एक जैसा चलता रहेगा, पढ़ाई में कोई चेंजेस नहीं होंगे, पढ़ाई के करिकुलम में कोई चेंज नहीं आएंगे। जैसे ही समाज जैसे जैसे बदलेगा करिकुलम वैसे वैसे बदलता जाएगा। ये सिंपल सी बात इन्होंने कही। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग करिकुलम डेवलप होता है। मॉडर्नाइजेशन यानी कि जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है, कोविड आया अभी, उसकी वजह से जो भी चेंजेस आए, बहुत चेंजेस आए, थोड़े नहीं बहुत चेंजेस आए, तो वो सब हो गए, उसको आप मेंशन कर सकते हो। फिर है फोर्थ पॉइंट, लोकतंत्र तथा पाठ्यक्रम विकास यानी कि डेमोक्रेसी एंड करिकुलम डेवलपमेंट। अब आ जाओ, ये वाला टॉपिक है करिकुलम टेक्स्ट बुक एंड जेंडर इक्वालिटी, जो हिंदी में आपको इंग्लिश में आपको कराया है, वही है, वही सेम टॉपिक है
कि कैसे जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़े। जैसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हिस्ट्री की बुक में सबने पढ़ा होगा, ज़्यादा करके जितने भी मेल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में ज़्यादा बताया जाता था हिस्ट्री की बुक्स में, लेकिन कोशिश की जाए कि जितने भी फीमेल्स हैं जिनके बारे में नाम नहीं सुना लोगों ने, जो फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत योगदान जिन्होंने दिया, उनके भी नाम हो उसमें, तो इस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके अलावा देखो को करिकुलर एक्टिविटीज़ गिवन है 352 पेज पे कि कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, कि लड़कियां भी भागीदारी करें उसमें, ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएं, बाहर लेके जाया जाए, बच्चों को टूर्स कराए जाएं, लड़कियों को भी लेके जाया जाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। उसके अलावा लिंग समानता सिखाई जाए, महिला शिक्षा के एडवांटेज बच्चों को बताए जाएं। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन था अभी? 8 मार्च ना, ऐसे डेज सेलिब्रेट हो। पहले ये डेज नहीं होते थे सेलिब्रेट, ज़्यादा बहुत कम इस पे ध्यान दिया जाता था, लेकिन आज से अभी 5-6 साल से बहुत ज़्यादा फोकस होने लगा ना इस पे, तो ये इसलिए होने लगा कि महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया जाने लगा। फिर है अलग अलग पत्रिकाओं में, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में महिलाओं के चित्र दिखाए जाएं कि उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, अच्छे उनके अचीवमेंट्स दिखाए जाएं, तो इससे लिंग समानता हो सकती है। चलो ये यूनिट आपकी फिनिश हुई। अब लास्ट है आपकी यूनिट, फैक्चुअल है पूरी यूनिट, लास्ट वाली लर्न करने वाली है। एक तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि MHRD ने क्या पॉइंट्स कहे, NCERT क्या कहता है, SCERT क्या कहता है, डाइट्स का क्या कहना है, मूक क्या होते हैं, स्वयं क्या होता है, स्वयं प्रभा क्या होती है, NCFT ने क्या रिकमेंडेशंस दिए, तो ये आपको पॉइंट्स लर्न करने वाले हैं इसमें। अब निकाल लो पेज 357, पेज 357 यूनिट है 5, लर्निंग इन चेंजिंग सिनेरियो, बदलते हुए परिदृश्य में अधिगम। 357 इन हिंदी एंड 330 इन इंग्लिश। MHRD, MHRD क्या है फुल फॉर्म MHRD की? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अच्छा, अब क्या नाम हो गया है इसका? HRD नाम हो गया। इसमें लिखा होगा जरूर कहीं पे। अब क्या नाम हो गया है इसका? या हुआ है कि नहीं हुआ, या यही है? अच्छा चलो एजुकेशन मिनिस्टर ही बता दो इंडिया का, ये सब छोड़ो, इजी क्वेश्चन। हाँ गुड। अब ये बता दो किस किस को पता था उनके अलावा? नहीं पता था किसी को? वेरी गुड। हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन है जरा एजुकेशन मिनिस्टर बताइए इंडिया के, कौन है इस टाइम करंट? एजुकेशन की फील्ड में हो ना, चलते फिरते किसी ने पूछ लिया फिर? शक्ल याद है? स्केच बना के दिखाओ। हाँ जी, ज्योति, इशिका, अनुराधा, अंजलि, मदन, और कौन है जो भी ऑनलाइन है? योगिता। देखो MHRD जो मिनिस्ट्री है उसका नाम, एक मिनट क्या कमेंट किया, योगिता दिल्ली का नहीं पूछ रही मैं, अंजलि कह रही है धर्मेंद्र ऐसा कुछ है। ठीक है। हाँ राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 2020 में नाम बदल के हो गया है MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लिख लो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इनके करंट जो हैं इस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान इंडिया के, जो कि लास्ट ईयर ही आई गेस चेंज हुए हैं। इससे पहले थे रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल जी थे। हाँ जी मैं इनका बोलो, रमेश पोखरियाल थे, हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्होंने ये छोड़ दिया था मिनिस्ट्री, और अब है धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में। पहले थी MHRD मिनिस्ट्री बोला जाता था, जिसमें वुमेन एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, रिसोर्स डेवलपमेंट सब पे फोकस किया जाता था ओवरऑल। लेकिन नाम ही अब इसका चेंज हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन की फील्ड, मतलब फोकस वही, फोकस पॉइंट्स वही हैं जो इनके थे, वही इनके भी फोकस पॉइंट्स है, सिर्फ नाम बदल दिया है। अब देखो 5M के ऊपर ध्यान दिया गया है इसमें,
मानव को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण एमएच हिंदी में देखो, मानव को आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। 5 एम के ऊपर फोकस किया गया है। 5 एम्स, 5 एम्स में कौन कौन से हैं देखो, मैन, मनी, मशीनरी होगा एक, मटीरियल और मेथड्स होंगे। मैन, मनी, मशीनरी, मेथड्स और मटीरियल। 5 एम्स हो गई है। 5 एम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इसी से क्या होगा, इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी, आर्थिक विकास इसी से संभव है, इकोनॉमी डेवलपमेंट इसी से संभव है। अच्छे नागरिक हो, ठीक है, मनी को ढंग से इन्वेस्ट करें, मनी होना चाहिए, सही तरीके से मशीनरी का यूज़ हो, सही मेथड्स यूज़ हो और सही मटीरियल्स हो। हिंदी वाले मार्क करो पहले। परिभाषाएं भी गिवन है इसकी, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की 4-5 परिभाषाएं हैं, इसमें से जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। मानव संसाधन से रिलेटेड डेफिनेशन है ये, ठीक है। मानव संसाधन क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स, हम भी एक रिसोर्स ही हैं हम सब, जैसे जो बाकी रिसोर्सेज होते हैं ना, संसाधन होते हैं हेल्प करने के लिए हम लोगों को, हम भी एक रिसोर्स ही हैं। फिर है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, कि उस टाइम क्या क्या ध्यान दिया जाता था, इस मिनिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एजुकेशन की फील्ड में फोकस है, एजुकेशन, एंथुजियाज्म, उत्साह, कौशल, उत्तरदायित्व, संगठनशीलता, यानी कि दृढ़ता है ये। अगर इसका मतलब नहीं समझ आ रहा ना, टेनेसिटी का मतलब दृढ़ता, या तप लिख सकते हो इसे आप। स्विच ऑफ या ऑन, ऑफ करना है, कर दो, गर्मी लगेगी फिर। टेनेसिटी यानी कि तप करना और दृढ़ता। फिर है पेशेंस सिखाना बच्चों को, फोरसाइट यानी कि दूरदृष्टता, साइंटिफिक आउटलुक, इंस्पिरेशन, वर्क कल्चर। इसमें वो पॉइंट कहाँ गया, हाँ जी, इसको जो MHRD मिनिस्ट्री है 2 पार्ट्स में आपकी डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, मतलब 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइडेड थी। पेज 360 पे मार्क करो। एक तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग यानी कि स्कूल एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेसी, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये मिनिस्ट्री आपकी। एक हो गया स्कूल एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेसी, और एक होगा हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। 2 पार्ट्स में ये मिनिस्ट्री आपकी डिवाइडेड है। देखो इसका आपको ईयर गिवन है कि इसका सृजन कब हुआ था। 1961 में अधिनियम आया था, कौन सा संशोधन, 174th संशोधन, 174th अमेंडमेंट हुआ था, जिसके द्वारा 26 सितंबर 1985 को ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया था, और 2 विभागों में ये काम करता है, 2 विभागों में ये काम करता है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर फोकस है इनका, UEE, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वही निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो होती है उसके ऊपर इनका फोकस है, कि भारत का कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक पीछे ना रहे, हर बच्चे को एजुकेशन प्राप्त मिले, हर बच्चे को एजुकेशन मिले। अच्छा ये वाला रह गया बीच में, ये पॉइंट्स रह गए। रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पेज 358 पे पहले देखो, 358 पे 7 पॉइंट्स है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं। ये रह गए, ये एक बार देखो। इसमें है कि पहला है शिक्षा अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए मानव शक्ति का विकास करती है।
यानी कि ह्यूमन जो हम सब हैं उनका डेवलपमेंट किसके थ्रू ही होता है, एजुकेशन के थ्रू ही होता है। उसके बाद है सेकंड है, देखो, एजुकेशन मेक्स अ मैन मोर इंटेलिजेंट, मोर रेडी, मोर ट्रस्टवर्दी इन हिज ऑर्डिनरी वर्क। एजुकेशन इंसान को क्या बनाती है, अधिक क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट बनाती है, रेडी बनाती है, ट्रस्टवर्दी बनाती है। फिर है थर्ड पॉइंट, शिक्षा को आर्थिक विकास की आत्मा माना जाता है। एजुकेशन इज द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वही था ना जो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न वाला पॉइंट बताया था, वही पॉइंट है इससे रिलेटेड कि जितनी अच्छी एजुकेशन होगी, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में देखो आप कितना एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है ना, अभी से नहीं बहुत पहले से। तो उनकी कंट्री आप डेवलपिंग में नहीं, डेवलप्ड हो चुकी हैं। किसकी वजह से ही, एजुकेशन की वजह से। वहाँ का स्तर कितना हाई है, लेवल कितना हाई है। और यहीं पे अगर इंडिया को देख लिया जाए तो लिटरेसी रेट कम है अभी भी। कितना ही यूएई वाला प्रोग्राम आ गया हो, कितना ही सर्व शिक्षा आ गया हो, समग्र शिक्षा आ गया हो, फिर भी अभी तक अचीव नहीं हो पाया ये एम कि सभी बच्चे लिटरेट हो या सभी एडल्ट लिटरेट हो। ये एम अभी तक अचीव नहीं हो पाया, जिसके कारण से इंडिया क्या हो जाता है, पिछड़ा हुआ हो जाता है इन सब चीज़ों में। तो डेवलपमेंट अच्छे से इकोनॉमी का नहीं हो पाता। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ देखो क्या है पॉइंट, द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस यानी कि रेसिप्रोकल है। जितना आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे, कैसे टू वे प्रोसेस है, जितना आप शिक्षा में इन्वेस्ट करोगे इतना हमें आगे चल के हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। जितना इकोनॉमी में इन्वेस्ट करोगे, मतलब जितना इकोनॉमी अच्छी रहेगी हमारे देश की, उतना ही एजुकेशन का लेवल अच्छा होता जाएगा। तो टू वे प्रोसेस है। देखो इसको कैसे बताया गया है, एक चूजे और अंडे का संबंध बताया गया इसे, अ चिकन एंड एग रिलेशनशिप। इससे ये नहीं पता लगता चिकन एंड एग रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई, वो वाला, कि हमें नहीं पता पहले इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया या पहले एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो उस तरीके से है ये। फिर है फिफ्थ पॉइंट, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, श्रम विभाजन के मानवीय परिणाम को दूर करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्कलोड को बोलते हैं, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को लेके इन्होंने कहा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप मार्क कर लो बस। ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाओ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, किस ऑब्जेक्टिव से ये शुरू हुआ था, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के। इसके उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जितनी भी एनपीई पॉलिसीज होती है ना, जैसे एनपीई आई थी 1968 में आई, एक 1986 में आई, उसका पीओए आया था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया था ये। उसके बाद अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई, या बीच में एनसीएफ आया था आपका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया, या अभी की जो नई एनईपी है 2020 वाली। तो एमएचआरडी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम होता है नई शिक्षा नीतियां बनाना और उनको लागू कराना पूरे देश में। नई शिक्षा नीतियां बनाना और उनको लागू कराना पूरे देश में। लागू कराने से पहले भी बहुत स्टेप्स होते हैं, जैसे पायलट टेस्टिंग करना कि ये नई शिक्षा नीति जो हमने बनाई है हेल्पफुल भी है कि नहीं। पायलट टेस्टिंग क्या होता है कि छोटे ग्रुप पे पहले उस चीज़ को आजमा के देखना। जैसे कोविड के जब इंजेक्शंस बने थे तो पहले उसका वो हो रहा था ना, कम पॉपुलेशन पे लगा के देखते थे कि कितना असरदायक है कि नहीं। तो वही होता है पायलट टेस्टिंग, कि पहले उसको कम पॉपुलेशन पे अपना के देखना कि वो कितना यूजफुल हो रहा है कि नहीं। तो बहुत सारे स्टेप्स उससे पहले भी होते हैं। तो इनका पहला काम हो गया कि नई शिक्षा नीतियां बनाना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाना और उनको पूरे देश में सही प्रकार से लागू करना। उसके अलावा क्या होगा, मिनिस्ट्री का काम होगा। किसी भी मिनिस्ट्री का क्या काम होगा कि जैसे अगर दिल्ली को सोच के चलो, दिल्ली में जब से दूसरी गवर्नमेंट आई थी, एजुकेशन में बहुत चेंजेस आए ना, सबने देखे। एजुकेशन फील्ड में, स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, बहुत चेंजेस आए इनमें। तो मिनिस्ट्री का क्या काम हुआ, स्कूल्स को डेवलप करना, करिकुलम को डेवलप करना, अच्छा लेवल बढ़ाना, पढ़ाई का जो लेवल है बच्चों का उसको इम्प्रूव करना, मटेरियल प्रोवाइड करना, टीचर्स की रिक्रूटमेंट करना। अगर टीचर्स ही नहीं रहेंगे स्कूल में, 50-50, 60-60 बच्चों को एक एक टीचर पढ़ा रही है पूरे दिन, तो या ना तो टीचर का डेवलपमेंट होएगा ना बच्चों का डेवलपमेंट होगा उस टाइम पे। तो टीचर्स का रिक्रूटमेंट करना, पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, हायर एजुकेशन हो गया, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हर फील्ड में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हाथ है। क्या क्या रिसर्च वर्क हो रहे हैं, क्या ज़रूरतें हैं, चेंजिंग सिनेरियो जो है, डायनेमिक है हमारी सोसाइटी। डायनेमिक का क्या मतलब होता है,
चेंजिंग, हमारी सोसाइटी डायनेमिक है, यानी कि चेंज होती रहती है, तो चेंज के हिसाब से मिनिस्ट्री का भी ये काम है कि चीज़ों को चेंज करते रहना, और जितने भी एडवांटेजेस हैं बच्चों के लिए उनको प्रोवाइड करना, स्कॉलरशिप्स हो गई, फेलोशिप्स हो गई, टीचर्स के लिए क्या क्या एडवांटेजेस है वो सब करना, तो ये सारे काम आ गए मिनिस्ट्री के अंदर। देखो सेकेंड पॉइंट में यही है कि जहाँ जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती वहाँ वहाँ तक शिक्षा बच्चों को पहुँचाना, गुणवत्ता में ध्यान देना, क्वालिटेटिव एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना, वंचित समूह जितने भी रह जाते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं उन्हें, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शन जितने भी हैं सोसाइटी के, मार्जिनलाइज सेक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे SC ST हो गए जो बहुत दूर दराज के देश शहरों में रहते हैं, या विमेन हो गई जो बहुत दूर दराज रहती हैं जिन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हो गए आपके, ठीक है, जितने भी हैंडीकैप्स या डिसेबल्ड बच्चे हो गए उन तक शिक्षा पहुंचाना, अलग अलग नीतियां इनसे रिलेटेड लाते हैं ये लोग, जैसे नेशनल डिसेबिलिटी एक्ट आते हैं ना, 1995 में आया था, एक 2006 में आया था, तो अलग अलग एक्ट लाना, ये सब कौन करता है, मिनिस्ट्री के ही काम है ये सब। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत ज़रूरी है, जैसे यूनिसेफ का सहयोग लेना, यूनेस्को का सहयोग लेना, अलग अलग फंड्स होते हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह का सहयोग लेना, कि वर्ल्ड बैंक से लोन उठाती है सरकार, लोन लेती है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, बाद में जब आ जाता है रिटर्न तो वापस होते हैं, इस तरीके से बड़े बड़े अमाउंट में लोन उठाना, या बाहर की कंट्रीज़ में कोई अच्छी पॉलिसी हो गई, अच्छी चल गई पॉलिसी, उसको अपनी कंट्री में यूज़ करना, या बाहर से कुछ लोग बुलाना वो यहाँ पे आके वर्क करें, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद है वही निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया है कि राइट टू एजुकेशन भी इन्हीं के द्वारा, मतलब एक तरीके से तो लागू मिनिस्ट्री के द्वारा ही होगा ना चीज़ें, तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का क्या कहता है, 6 to 14 ईयर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 to 14 ईयर्स, जो कि लागू कब से हुआ था, ये जो अधिनियम बना था, ये नियम बना था, लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 2010 से, 2010 से लागू हुआ था ये, जिसमें राइट टू एजुकेशन में सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। एजुकेशन को क्या बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट, बच्चों का फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना हर सिटीजन के कुछ, कि ये अधिकार है ही आपके पास, इन अधिकारों को कोई सरकार या कोई इंसान आपसे नहीं छीन सकता, तो एजुकेशन को भी एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, बच्चों का मौलिक अधिकार कि बच्चों को देना ही देना है। इवन दो पेरेंट्स के लिए भी एक आर्टिकल है, आई गेस आर्टिकल 51A है शायद, 51A का के पार्ट है, जिसमें कहा गया है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल तक भेजें, पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक भेजें, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसके लिए भी एक अनुच्छेद है अलग से। तो ये हो गया इनका फंडामेंटल राइट। ये था आपका MHRD मिनिस्ट्री के बारे में जो चीज़ें थी। इसके बाद है NCTE, इंग्लिश वाले भी अब देखो पहले एक बार क्या क्या चीज़ें गिवन है। सेकेंड लाइन मार्क करो पेज 330 पे, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सेकेंड स्टैंजा। HRD is one of the most significant opportunities that employees seeks when they considered you as an employer. Ability and encouragement to continue to develop their skill helped you to retain and motivate employees. फिर है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय करियर डेवलपमेंट हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डेवलपमेंट, कोचिंग, मेंटरिंग, सक्सेशन प्लानिंग हो गया, आइडेंटिफिकेशन, ट्यूशन असिस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसका मेन सेम गोल ये है HR, देखो पर्पस ऑफ HRD लिखा हुआ है ना जहाँ पे, उसका सेकेंड स्टैंजा में देखो HR डेवलपमेंट, HRD हैज़ द सेम गोल टू मेक बेटर एम्प्लॉयज़। ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब ही है कि एक अच्छा सिटीजन बन सके ना, एक सक्सेसफुल सिटीजन बन सके, एक अच्छे नागरिक बन सके, जो कि जिनको एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिल सके। अच्छे नागरिक का ये मीनिंग नहीं है कि बहुत अच्छे से बहुत संस्कारी नागरिक होके घर में बैठ रहे हैं, उसका मीनिंग नहीं है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन का ये मीनिंग है कि अच्छी पढ़ाई करके अच्छी जॉब भी पाना, अच्छी एम्प्लॉयमेंट भी पाना। तो ये है इसमें स्किल्स उनके अंदर अच्छी होनी चाहिए। फिर है एक है टाइप्स ऑफ HRD लिखा होगा, टाइप्स ऑफ HRD लिखा है इसमें आपको।
टाइप्स ऑफ एचआरडी में सेकंड स्टैंजा है इसका फर्स्ट पॉइंट, उसके आगे नंबर 1 लगाओ। टाइप्स ऑफ एचआरडी में जो सेकंड स्टैंजा है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग फर्स्ट पॉइंट है। टाइप्स बताने हैं ना आपको, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद जो सेकंड है वो जॉब शैडोइंग वाला है, उसके नीचे वाला स्टैंजा। जॉब शैडोइंग इज सिमिलर इन दैट वाला स्टैंजा जो है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देखो कब से स्टार्ट होता है, जब एम्प्लॉय को हायर करते हैं। किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी कंपनी में या कोई भी स्कूल में जब आपको हायर किया जाएगा तो वहाँ से आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इवन अभी से स्टार्ट हो चुका है डेवलपमेंट, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का नाम से ही पता लग रहा होगा कि ऑन द जॉब, जब जॉब कर रहे हैं तब ट्रेनिंग जो जो मिलती है। तो टीचिंग के फील्ड में उसे बोला जाता है इन सर्विस ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग्स, जब जॉब के साथ साथ आपको ट्रेनिंग मिल रही है तो, और आपकी स्किल्स में डेवलपमेंट हो रहा है, वो हो गई ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एक हो गई जॉब शैडोइंग। जॉब शैडोइंग क्या है कि जब एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉयज़ को डेवलप करते हुए देखता है। एक इंसान, एक एम्प्लॉय या आप दो लोग हो, आप इसको डेवलप करते हुए देख रहे हो या आप इसको डेवलप करते हुए देख रहे हो, शैडो पड़ रही है ना एक की दूसरे पर, उसकी स्किल से खुद सीख रहे हैं, तो वो हो गया जॉब शैडोइंग। इसके अलावा हो गए क्या क्या हो गए, अगर एजुकेशन की फील्ड में देखा जाए तो वेबिनार्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गई, इन सर्विस ट्रेनिंग हो गई, जो अभी आप सब ट्रेनिंग ले रहे हो, प्री सर्विस ट्रेनिंग हो गई, या टीपी वगैरह पे जब भेजा जाता है जब बच्चों को, टीपी क्या होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हो गए ना 40 डेज या जितने भी डेज के होते हैं, तो उनमें जब भेजा जाता है वो सब क्या है, ट्रेनिंग ही एक तरीके से आपका इम्प्रूव किया जा रहा है आपकी स्किल्स को अलग अलग चीज़ों के थ्रू। और इसमें आपको मार्क करना है रोल ऑफ एमएचआरडी। रोल ऑफ एमएचआरडी में लिख लो, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना वो 2 पॉइंट ज़रूर लिख लेना कि किस फील्ड में वर्क करता है। एक तो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, और एक हो गया हायर एजुकेशन। इंग्लिश वाले लिख लेना इन दोनों पॉइंट्स को कि एमएचआरडी 2 तरीके से काम करता है। एमएचआरडी मिनिस्ट्री 2 तरीके से काम करती है। और इसका ईयर भी लिख लो, 26 सितंबर 1985। 26 सितंबर 1985 174th अमेंडमेंट हुआ था। 174th अमेंडमेंट, संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में आया था, और 2 फील्ड्स में काम करता है, बता दिया मैंने आपको, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन। अब इसके देखो रोल में वही है जो हिंदी में 4-5 पॉइंट्स में है ना, वही रोल इसमें ज़्यादा पॉइंट्स में गिवन है। पहला है सारी चीज़ों को प्लान करना पूरे कंट्री के अकॉर्डिंग, अलग अलग रिफॉर्म्स लेके लाना, फिर है ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना। पायलट प्रोजेक्ट देखो इसमें आ गया, वही पायलट प्रोजेक्ट जो मैं आपको बता रही थी कि पहले एमएचआरडी मिनिस्ट्री छोटी पॉपुलेशन पे उस चीज़ को अप्लाई करके देखेगी, और अगर वो सक्सेसफुल रहा, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या एडवांटेजेस है, क्या कमी पेशी रह गई है, उसको दूर करके फिर पूरी पॉपुलेशन पे उसे लागू किया जाता है। फिर है क्लियरिंग हाउस रोल। क्लियरिंग हाउस रोल का मतलब है एक तरीके से शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना। क्लियरिंग हाउस का मतलब है कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री का ये रोल है कि जो भी नई पॉलिसी आ रही है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ रही है, कोई अच्छा आर्टिकल है तो उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना, या उसमें क्या कहते हैं टीवी में दिखाना कुछ भी। जैसे एसएसए आया था, सर्व शिक्षा अभियान, अब उसको समग्र शिक्षा कर दिया गया ना। सर्व शिक्षा अभियान जब आया तो बहुत ज़्यादा इसका एडवर्टीजमेंट हुआ था, स्कूल चले हम, सबने सुना होगा वो, स्कूल चले हम, ऐसे ऐसे ये कई स्लोगन्स आए थे। तो ये सब काम करना किसका काम है, मिनिस्ट्री का ही काम है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। फिर है लाइसेशन विद यूनेस्को, जो हिंदी में भी था पॉइंट, कि अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करना, यूनेस्को, यूनिसेफ और इन सब के साथ मिलकर काम करना। और क्या, ओपन सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, लाइब्रेरीज वगैरह सेटअप करना, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का ध्यान रखना, ये सब है इसमें चीज़ें। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में देखो एनसीईआरटी गिवन है शायद नेक्स्ट, और हिंदी में एनसीटीई गिवन है। नहीं, हिंदी में एनसीटीई है ना, इंग्लिश में देखो एनसीईआरटी है, हिंदी में 365 पे है हिंदी में। तो जो भी है बचे हुए इनको करेंगे।
NCTE जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है NCTE। नीपा है इसमें, NCTE है, कुछ कुछ पढ़ के आना है, NCERT पढ़ के आना ज़रा। इसका रीजनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, कौन कौन से एरिया कवर करते हैं, अजमेर, भोपाल, मैसूर और भुवनेश्वर, 4 तरीके के है ना, ये पढ़ के आना है NCERT। 365 पेज पे है हिंदी में एंड 333 पे है इंग्लिश में। रीजनल सेंटर्स गिवन होंगे इसके काफ़ी सारे। NCERT तो बहुत इजी है, बचपन से NCERT की बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इनके क्या क्या काम होते हैं, इसके नाम से ही कई काम निकल जाएंगे। NCERT की फुल फॉर्म बताओ। एंड ट्रेनिंग, ठीक है। नेशनल काउंसिल है, मीन्स पूरे इंडिया के लेवल की बात हो रही है, स्टेट लेवल की बात नहीं हो रही। नेशनल काउंसिल, उसके आगे क्या बोला, एजुकेशन की बात होगी। फिर उसके बाद क्या है, रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनका, अनुसंधान करना एजुकेशन की फील्ड में, उसमें पैसे लगाना और अनुसंधान करना। उसके बाद है ट्रेनिंग, यानी कि प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग देने की बात करते हैं। कुछ चीज़ें तो नाम से ही क्लियर होंगी किसी किसी के। और बुक्स, सबसे बहुत बड़ा काम इनका बुक्स का है, बुक्स पब्लिश करना, जर्नल्स निकालना, तो ये सारे काम है, इसको पढ़ना ज़रा NCERT। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। पूछना है किसी को कुछ? पढ़ रहे हो बुक में से? नेक्स्ट क्लास में इसे फिनिश करने की कोशिश करेंगे इस बुक को। इस बुक के बाद आपकी पेपर 3 स्टार्ट होगी, ICT वाली यूनिट, पेपर 3। सबने अटेंडेंस लगा दी? नहीं, इसको लर्न नहीं करना, इसको लर्न करोगे तो बाकी क्या करोगे? मॉन्टेंसी है, मॉन्टेंसी के बारे में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसके मेथड के बारे में लिख लिया, क्या होता है, टीचिंग रेशो के बारे में लिख लिया, रिपोर्ट कार्ड के बारे में, एजुकेशन प्रिंसिपल में सिर्फ ये हेडिंग, रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड, ऑब्जर्वेंट माइंड, सेंसिटिव पीरियड, ऐसे करके नहीं करोगे। इसमें क्वेश्चन पेपर 8 मार्क्स का है तो लिखोगे 6-7 पेज तो लिखोगे, 6-7 तो लिखना चाहिए, 5-6 पेज 6-7 पेज लिखोगे। 8 पॉइंट्स कैसी वाली शीट आती है आपके एग्जाम में? B.Ed जैसी शीट होती है आपके में, पता है किसी को? अच्छा, फर्स्ट ईयर में तो अगर ऐसी वाली शीट्स आती है ना, जो ये वाली होती है, ऐसी सीधी जो होती है, ऐसे करके टर्न करते हो जिन्हें, तो उसके हिसाब से यार 6, सही बता रही हूँ मैं, 6 पेज तो होने चाहिए 8 नंबर के क्वेश्चन में, आगे पीछे करके। हाँ, आगे पीछे करके 8 भी पॉइंट लिखोगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो 6 पेज तो अपने आप ही बन जाएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में 4 पेज तो लिखोगे ही, 2 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर के भी आते हैं ना आपके में, 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 पेज तो लिखोगे ही, या 1 पेज 1.5 पेज तो लिखोगे ही, नंबर मिलेंगे लिखने के, शीट है में खाली छोड़ना। और इतना तो कंटेंट भी है लिखने का आपके पास, हम 12th में कि पॉइंट से नंबर लिखेंगे, इसमें कहानियों के नंबर लिखते हैं, जितना लिखोगे उतने नंबर। अरे नहीं यार, हेडिंग याद करनी होती है, उसके अंदर का तो खुद ही बना के लिखो।